हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजिट करने में। तो देखिए, इस क्लास में फ्रेंड्स हम कक्षा 11 का मुख्य सिद्धांत का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम आपको सारे सारे मतलब सारे वीडियो पूरा मैथ को हम solve करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे रखा है समस्या यानी कि facts। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है हमारा समुच्चय सिद्धांत। हम यहाँ पे आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। जितने भी हमारे कक्षा 11 के छात्र हैं, जितने भी हमारे कक्षा 11 के छात्र हैं, तो वो यहाँ पे जरूर जुड़े थोड़ी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं समुच्चय की परिभाषा क्या है। यहाँ पे जानते हैं समुच्चय की आखिर परिभाषा क्या है। समुच्चय हमारा क्या होता है, हम किसी भी वस्तुओं का या जो भी होती है उनका क्या संग्रह होता है। संग्रह का मतलब कोई चीज इकट्ठा, ठीक है। तो यहाँ पे ले गए ऐसी वस्तुओं का संग्रह, ऐसी वस्तुओं का संग्रह। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ना, समुच्चय ऐसी वस्तुओं का संग्रह होता है। समुच्चय ऐसी वस्तुओं का संग्रह होता है, संग्रह होता है जो सुपरिभाषित हो, जो सुपरिभाषित, जो सुपरिभाषित हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम समुच्चय कहते हैं। तो उसे समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो क्या होगी हमारी समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय ऐसी वस्तुओं का संग्रह होता है जो सुपरिभाषित हो, उसे क्या कहते हैं हमें, समुच्चय। सुपरिभाषित का मतलब हमारा क्या होता है, सुपरिभाषित का मतलब में होता है सुपरिभाषित, इसका मतलब होता है सही ढंग से परिभाषित, सही ढंग से परिभाषित, ठीक, समझ में आ गया, सही ढंग से परिभाषित। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो हमने बात बोल दी वही कोई भी कैंडिडेट आए वही ये बात यही बोले। जैसे मान लिया हमने ये बोल दिया कि सप्ते में क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं। क्या होते हैं सप्ते में, 7 दिन। तो कोई भी कैंडिडेट सप्तों में क्या 7 ही दिन बताएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सप्ते में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 के 7 ही दिन होंगे, कहीं एक्स्ट्रा 8वां दिन नहीं आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया हमने ये कह दिया ताश की गड्डी में क्या होते हैं, 52 पत्ते। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ठीक। तो ये भी हमारा क्या है, फिक्स है, जो कि हमारा बिल्कुल से बदल नहीं सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, सबसे पहले हम ये देखते हैं आखिर समुच्चय को हम किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले समुच्चय का हम निरूपण देखेंगे, आगे समुच्चय को हम किस तरीके से, फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाएंगे। जितने भी दे रखा है समुच्चय का निरूपण, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने बता दिया। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो समुच्चय लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय को, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया, जो हमारे सेट होंगे उनके अंदर जो अवयव होंगे, तो समुच्चय के अवयवों को
समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा अक्षर क्या लेंगे, ए बी सी डी, इस तरीके से होंगे। और इसमें जब अवयव लिखेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। ठीक है, और ये हमारे इस तरीके से, ठीक है, मंजिले कोष्ठक के अंदर बंद रहेंगे। ठीक, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पे बताएंगे कि आखिर समुच्चय में जो कुछ प्रतीक चिन्ह यूज होते हैं उनको यहाँ पे आप देख लें। हेडिंग है हमारी समुच्चय के प्रतीक चिन्ह। समुच्चय के प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा एन। एन को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। क्यू दिया हुआ इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। आर दिया हुआ ये होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। ठीक, और जेड होता है हमारा पूर्णांक। जेड क्या होता है हमारा, पूर्णांक संख्या। ठीक, जेड पूर्णांक संख्या होता है। और यहीं पे अगर जेड प्लस कह दे तो ये होता है हमारा धन पूर्णांक। और यहाँ पे कहते जेड माइनस तो क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। तो देखिए नीचे वाला हम पॉइंट जो नोट लिखा है तो उसको मिटा दे रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रतीक चिन्ह यहाँ पे देखिए जो भी है हम सारे सारे हम नोट करवाते चले जा रहे हैं। ठीक है, निरूपण के लिए आप जैसे आपको लगता होगा, जैसे मान लिया हमने ए इक्वल टू दे दिया है यहाँ पे ए कामा बी कामा सी, जैसे एग्जांपल ले लिया ए कामा बी कामा सी कामा डी। इस तरीके से हमारा क्या होगा, हमारा सेट का निरूपण होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, हमारा सेट का निरूपण होगा। अब आगे चलते हैं हम, जो भी हमारी बेसिक जानकारी थी वो हमने बता दी। बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। ठीक है, जो भी पॉइंट आएंगे इंपॉर्टेंट वो हम क्या आपको लिखाते चले जाएंगे। ये हमारी क्या है, जो हमने जो आपको मैंने लिखा दिया, ये परमेय हमारा प्राकृत संख्या होता है, ये परमेय संख्या होता है। आर को हम वास्तविक संख्या, जेड को हम पूर्णांक। तो ये क्या आप मेन पॉइंट जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 1.1। ठीक, अब क्या है हमारी प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसमें बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि कौन सा समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है और उसको आप उसका औचित्य बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने यही दे रखा है, कौन समुच्चय है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए उनको ये दे रहा है कौन समुच्चय है। ये देखिए एनसीईआरटी की किताब है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा है, पहले का पहला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है, क्या कहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जे अक्षर, देखिए हमने अभी क्या बोला था, जिसको हम ठीक ढंग से परिभाषित करेंगे वही होगा। यानी कि कोई भी कैंडिडेट आ जाए तो हम देखिए यहाँ बता देते हैं। इन्होंने ये कहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। ठीक, इन्होंने ये कहा है कि आप ये बताइए क्या ये समुच्चय है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे जे अक्षर से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आता है जनवरी। क्या आता है, जनवरी।
जनवरी के बाद हमारा आता है, देखिए हमारा फरवरी एफ से स्टार्ट हुआ, वो हम नहीं काउंट करेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कौन सा काउंट करेंगे? जून। क्योंकि जी अक्षर से क्या हो रहा है हमारा? प्रारंभ हो रहा है। जून के बाद आता है हमारा जुलाई। उसके बाद देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, बस यही हम तीन लेंगे, क्योंकि हमारे जे अक्षर से केवल और केवल यही क्या हो रहा है हमारे प्रारंभ। अब देखिए बर्थ में हमारे क्या कितने महीने होते हैं? 12। अब 12 में भी इन्होंने ये कह दिया जे अक्षर से प्रारंभ। जे अक्षर से केवल प्रारंभ होने वाले सिर्फ यही 3 महीने हैं, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो ये क्या होगा? हमारा वेल डिफाइंड होगा, सुपरिभाषित हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह समुच्चय सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसलिए इसलिए यह समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। बात समझ में आ गई? ये क्या होगा हमारा पहले का पहला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दे रखा है। दूसरे में इन्होंने ये कहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय क्या होगा? देखिए आखिर ये समुच्चय होगा अथवा नहीं। इन्होंने ये कहा है कि भारत के, क्या बोला है? भारत के 10 सबसे अधिक, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय, लेखकों का समुच्चय। यहाँ पे लिखा जाएगा लेखकों का। ठीक। अब हमको ये चेक करना है कि आखिर ये समुच्चय है या अथवा नहीं। तो सबसे देखिए, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे आखिर समुच्चय है। देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने मान लिया, जैसे मान लिया महादेवी वर्मा हो गए, या मैथिली शरद गुप्त हो गए, या कालिदास जी हो गए। लेकिन किसी और के अकॉर्डिंग क्या होगा? जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये हो गए। अगर कोई भी अगर अदर कैंडिडेट वो ये कहेगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो ये ठीक नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये ठीक है। तो जब भी कभी क्या आ जाए हमारा, संशय आ जाए, संशय का मतलब ये आ जाए कि तो हम ये निश्चित ना कर पाए आखिर ये वस्तु है अथवा नहीं है, यही फिक्स है अथवा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपनी तरफ से ले लिया, जैसे महादेवी वर्मा को ले लिया। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से महादेवी वर्मा को ले लिया, और हमने और भी ले लिया। इस तरीके से अगर हम ले लिए तो ये क्या हो जाएगा? अगर किसी अदर कैंडिडेट ने क्या कहा, उसने ये कहा कि नहीं मेरे हिसाब से महादेवी वर्मा जी नहीं, तो उसने ये बोला कि नहीं मेरे हिसाब से तो कबीरदास जी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम ये बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि प्रतिभाशाली का मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग कोई और प्रतिभाशाली है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दूसरा कोई प्रतिभाशाली है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारा सुपरिभाषित नहीं है, तो ये क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। हमने अगर महादेवी वर्मा जी को मान लिया है, आप क्या करोगे? कालिदास को मान लोगे। कोई मतलब अदर कैंडिडेट होगा वो रहीम जी को मान लेगा, कोई अदर कैंडिडेट होगा वो किसी और को मान लेगा। तो ये हम क्या लेंगे कि चूंकि यह है सुपरिभाषित नहीं है, चूंकि यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए इसलिए यह समुच्चय नहीं है। इसलिए यह समुच्चय नहीं है। बात समझ में आ गई? तो देखिए फ्रेंड, जितने भी हमने अभी क्या हो गया, मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये मान लिया था, किसी का और के अकॉर्डिंग कोई और भी हो सकता है। यहाँ पे आ गया संशय, आ गया संशय, आ गया यानी कोई बात फिक्स नहीं रही। क्या हुआ? कोई बात फिक्स नहीं रही। अब कोई बात हमारी फिक्स नहीं है तो हमारा क्या होगा? वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड नहीं होगा तो हमारा वो सेट भी नहीं कहलाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा ये समुच्चय दिया गया क्या है? ये समुच्चय नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहले के तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है? देखिए तीसरे में उन्होंने ये कहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग सब 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, तीसरे में इन्होंने ये कहा है विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही बात आ गई। जैसे मान लिया मैंने क्या किया, हम लोग क्या करें, इंडिया वाले क्या करें, इंडिया वालों को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे ना। मैंने यहाँ पे ले लिया विराट कोहली को ले लिया। किसको ले लिया? विराट कोहली को ले लिया। इसी तरीके से मैं क्या करूँ? अपने इंडिया वालों को मानूंगा ना।
लेकिन यहाँ पे जो अदर वहाँ पे हमारा दूसरे देश के लोग होंगे वो क्या करेंगे, अपने देश के मानेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सुपरवासी नहीं होगा। जैसे मान लिया वेस्ट इंडीज वालों ने ये कहा हमारे यहाँ तरफ से तो गेल हो गया, या हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने सचिन तेंदुलकर को मानेंगे, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। तो ये क्या हो जाएगा जाकर के इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चूंकि यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई। यानी कि अगर कोई अगर एक बात कह दे और वो बात कहीं फेल ना हो तब तो वो समुच्चय होगा, और किसी ने भी ये कह दी नहीं ऐसा हो सकता है तो वो क्या होगा, समुच्चय फिर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पहले का चौथा। पहले के चौथे में देखिए इन्होंने क्या बोला है, ये कह रहे हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। इन्होंने ये कहा है आपकी कक्षा के, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बालकों का संग्रह। अब देखिए यहाँ कक्षा में क्या होगा, जो भी हमारे मान लीजिए 40 कैंडिडेट है, मैंने कोई सी कक्षा 9th ले लिया, 10th लिया, 11th लिया, 12th लिया, कुछ भी ले लिया, उसमें हमने क्या मान लिया, क्या हमारे 50 मान लिया, 40 मान लिया, तो वो तो हमारे कहीं ना कहीं सारे सारे नाम में हमारे फिक्स होंगे। उसके अलावा जैसे मान लिया हमारे कक्षा, हमने मान लिया 7th ले लिया, क्या ले लिया, 7th ले लिया, उसमें मान लिया 40 कैंडिडेट है, 40 छात्र। अब वो 40 छात्र का 7th में, तो ऐसा थोड़ी ना वो 9th का छात्र आकर के इसमें शामिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। तो वो हमारे क्या होंगे, 7th में वो 40 छात्र ही रहेंगे, कोई अदर एक्स्ट्रा छात्र हम ये नहीं कह सकते इनके अलावा कोई और छात्र। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह है, ये सुपरिभाषित है, यह है सुपरिभाषित है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें तो ये पता है ना, हमारे 40 के 40 बच्चे कक्षा मतलब 7 के छात्र हैं, और सभी को हमको नाम पता है, उनके अलावा तो होगा नहीं ना। हम अपने विद्यालय के बारे में तो पता रहेगा। अगर विद्यालय में भी हम ये कह दें, अगर कोई एक कैंडिडेट हम ये बोलते हैं ये अमित है, अमित क्या है हमारा कक्षा 11 का छात्र, वो भी एक सुपरिभाषित हो जाएगा। जब सुपरिभाषित हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हुआ, इसलिए यह है समुच्चय, इसलिए यह है समुच्चय है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे इसको नोट करते जाइए। अगर किसी को यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज अगर ठीक से नहीं लिखी हुई हम और थोड़ा सा अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छा लिखने की। देखिए यहाँ पे अगला, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने ये कहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। इन्होंने ये कहा है 100 से कम सभी, सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह। ठीक, अब देखिए 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी। 100 से कम की बात करिए तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और डेड 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 कहाँ देंगे, 99 तक, जब हमने 100 से कम की बात की। अब देखिए यहाँ पे 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं केवल यही होंगी 99, इसके अलावा थोड़ी ना कोई संख्या हो जाएगी, ना कोई एक्स्ट्रा हो जाएगी जाकर प्राकृतिक संख्या। तो ये भी क्या होगा जाकर हमारा सुपरिभाषित होगा, क्योंकि हमारा हम भी यही कहेंगे। आप बताओ तो आप भी हो, तो दूसरे कैंडिडेट से पूछोगे ना, तो दूसरा कैंडिडेट भी यही कहेगा हमारी 100 से कम हमारी प्राकृतिक संख्या केवल यही है, इसके अलावा कोई नहीं। तो इसलिए क्या होगा, चूंकि यह है, क्योंकि यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है, इसलिए समुच्चय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, लेखक प्रेमचंद द्वारा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ठीक, देखिए इन्होंने ये कहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए यहाँ पे क्या होते हैं लेखक हमारे, इन्होंने क्या लिखा है, गोदान लिखा है, गोदान लिखा है, गबन लिखा है,
निर्मला लिखा है, करम भूमि लिखा है, इस तरीके से लिखा है। तो मैंने ये मान लिया, मुझे जैसे मान लिया उनके कहीं ना कहीं जितने भी उपन्यास हो उन्होंने फिक्स क्वांटिटी नहीं, तो ऐसा थोड़ी ना कि उनको उपन्यासों को हम गिन नहीं सकते। जितने भी उन्होंने 20 लिखे हो, 30 लिखे हो, जो भी लिखे हो, वो क्या है, फिक्स क्वांटिटी है, उनके नाम है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जाकर हमारा वेल डिफाइंड हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह है सुपरिभाषित है, चूंकि यह सुपरिभाषित है, इसलिए इसलिए यह समुच्चय है, इसलिए यह समुच्चय है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने ये कहा है कि सभी सम संख्याओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर पहले के साथ में मैंने ये कहा है सभी सम संख्याओं का संग्रह है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने ये कहा है सभी सम संख्याओं का संग्रह, सभी सम संख्याओं का संग्रह। ठीक, अब देखिए सम संख्याएं क्या होगी, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से चली जाएंगे। इनके अलावा कोई सम संख्या थोड़ी ना हो सकती है। तो ये क्या होगी, कोई भी कैंडिडेट सारी सारी कभी भी अगर कोई पूछेगा तो हमारी क्या यही बताएगा। तो ये भी क्या होगा, चूंकि यह है सुपरिभाषित है, चूंकि यह सुपरिभाषित है इसलिए यह समुच्चय है, इसलिए क्या है, समुच्चय है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, हमारे पहला सवाल हो गया, पहले के साथ तो हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले के साथ हो गए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने ये कहा है, एक समुच्चय दे रखा है, क्या दे रखा है, समुच्चय ए इज इक्वल टू दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दे रखा है हमारा समुच्चय। अब इन्होंने ये कहा है कि इनके अंदर देखिए आप क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्होंने ये कहा चिन्ह लगाने हैं। क्या, एक तो दे रखा है क्या हमारा, जैसे मैंने इन्होंने पहले जैसे ये दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है कि 5 दे रखा है और इसके अंदर गैप दे रखा है और ए दे रखा है। अब हमको ये चिन्ह लगाना है, क्या 5 इसके अंदर है अथवा नहीं है। अगर है तो देखिए यहाँ पे चिन्ह किस तरीके से लगेगा, जैसे मान लिया हमारा 5 अगर इसके अंदर है तो ये होगा एप्सिलॉन, यानी कि इसके बिलोंग्स टू ए। अगर 5 हमारा कोई भी अवयव इस सेट के अंदर है तो 5 इज बिलोंग्स टू ए। अगर ये मान लिया नहीं, जैसे मान लिया हमारा यहाँ पे 8 है, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर होगा तो बिलोंग्स टू लगाएंगे, ये बिल्कुल एप्सिलॉन कर लगता है जाकर के, और नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 5 इसके अंदर है तो ये लिखेंगे 5 इज बिलोंग्स टू ए। तो ये क्या हमारा चिन्ह ये बन जाएगा। दूसरा इन्होंने दे रखा है 8, दूसरा क्या दे रखा है, जब 8 दे दिया, जब 8 तो इसके अंदर है नहीं तो हम क्या लिखेंगे, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगला देखिए यहाँ पे, अगला दे रखा है 0, क्या दे रखा है, अब देखिए यहाँ पे 0 है क्या, नहीं, तो ये भी लिखेंगे 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 में ये दे रखा है 4 और फिर यहाँ गैप दे रखा है। अब देखिए 4 तो इसके अंदर है, जब है तो क्या लगाएंगे, 4 इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, समझ में आ गई बात। जब होगा तो बिलोंग्स टू लगाएंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम ऐसे काट देंगे, तिरछा काट देंगे। ठीक है, अगला दे रखा है इन्होंने 2 इज बिलोंग्स टू, हाँ देखिए 5वें में दे रखा है 2, हम देखिए 2 भी इसके अंदर है तो यहाँ पे हम क्या कर लिखेंगे, 2 इज बिलोंग्स टू ए, तो 2 भी क्या हो जाएगा हमारा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। उसके बाद जब इन्होंने अगला दे रखा है छठा, छठे में पूछा है 10 इसके अंदर है या नहीं है, तो 10 नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आ गया। तो ये हो गई अगर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं समुच्चय का रोस्टर रूप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने ये कहा है कि समुच्चय का रोस्टर रूप लिखिए, समुच्चय का रोस्टर रूप। ठीक है, समुच्चय क्या लिखना है हमको, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, पहला क्वेश्चन दे रखा है तीसरे का पहला, इन्होंने दे रखा है ए इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स जेड एक्स एक
पूर्णांक है। क्या है ये? पूर्णांक है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा है कि जो x का मान है -3 से लेकर के 7 तक दे रखा है। क्या दे रखा है? इन्होंने ये कहा है कि x इज बिलोंग्स टू -3 से -7। ठीक। अब इन्होंने जब पूर्णांक की बात की है तो पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? हमारे पूर्णांक जितनी भी हमारी संख्या पूरी पूरी संख्या नहीं होती है। अब पूर्णांक देखिए हमारा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये सारे सारे आ जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको ये कैसे, यहाँ पे देखो माइनस दे रखा है, यहाँ पे प्लस के साथ दे रखा है। अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबर लाइन देखते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7। और यहाँ पे क्या करेंगे? -1 -2 -3 और -4। ये क्या आ गई हमारी नंबर लाइन। क्यों नंबर लाइन हमें देखिए यहाँ पे क्यों निरूपित की? इससे ये पता चलेगा हमारा कौन सी संख्या हम लेंगे, कौन सी संख्या नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कहा पूर्णांक, ये सारे सारे क्या नंबर लाइन हमारे क्या लिखे हुए हैं? पूर्णांक लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पे हम जो संख्या इसके अंदर आएगी ना, ये कंडीशन ये दे, इसके अंदर जो भी संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू, यानी यहाँ लिखे रोस्टर रूप बराबर रोस्टर रूप। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? मंजिला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब भी ये क्या है, देखिए जब ये चिन्ह यहाँ पे बराबर नहीं लगा है तो वो हम संख्या काउंट नहीं करेंगे। तो हम काउंट कौन सा करेंगे? इससे बड़ी वाली। तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 और कहाँ तक लगे? 6 तक। अगर यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा होता इस तरीके से लिखा होता x7 या इक्वल टू माइनस, तब देखिए हम -3 काउंट करते हैं। जब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो रहा है हम उसकी तरफ 7 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन 7 पर अभी पहुंचे। तो बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे? उसको कंबाइन। तो ये क्या होगा? इसका रोस्टर रूप होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने ये कहा है कि b इक्वल टू दे रखा है x दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। इन्होंने ये कहा है, हमने इसको मान लिया b मान लिया समुच्चय। ठीक है। और ये दे रखा है x दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। इन्होंने ये कहा है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है? संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे इसको मंजिला कोष्ठक में अंदर। अब इन्होंने 6 से कम जो हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होंगे? हमारा 1 2 3 4 और कहाँ तक लेंगे? 5 तक। तो इसको यार क्या लिखेंगे? b इक्वल टू हो जाएगा जाकर के मंजिला कोष्ठक के अंदर 1 2 3 4 5। देखिए 6 से कम बोला तो हम 6 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दूसरा दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का तीसरा। तीसरे के तीसरे में इन्होंने ये कहा है सी, हमने मान लिया इसको सी समुच्चय मान लिया। क्या मान लिया? सी। ये कह रहे हैं एक्स दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या। इन्होंने ये दे रखा है एक्स दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग 8 है। ठीक। इन्होंने ये कहा है कि हमारा एक्स दैट एक्स एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है? 8। तो सबसे पहले हम ये देख लें हमारे 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? तो 2 अंकों की 10 से स्टार्ट होती है, 10 11 इस तरीके से चलती जाती है और कहाँ तक चली जाती है? 99 तक। उसके बाद हमारी 100 क्या हो जाती है? 3 अंकों की संख्या हो जाती है। तो सबसे पहले हमें इनके अंदर से हमें वो संख्या उठानी है जिसके अंकों का योग क्या है? हमारा 8 है। तो देखिए यहाँ से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक मान लिया। अगर देखिए यहाँ पे 0 आगे लेंगे तो 0 जब लेंगे तो वो संख्या एक अंक हो जाएगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें इन्होंने ऑलरेडी कहा है 2 अंकों की संख्या। जब 1 लेंगे तो यहाँ पे 7 लेंगे, क्योंकि देखिए 1 7 क्या हो गया? 8। 2 लेंगे, अब देखिए इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये 7 1 हो सकता है,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 75 भी क्या है, उसके अंकों का योग 8 है। जब यहाँ पे 2 लेंगे तो ये 26 लेंगे, 2 लेंगे यानी 6 2 8 हो गया, तो ये 62 भी हो सकता है। जब हम 3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, ये देखो 53 भी हो सकता है। जब 4 लेंगे तो 4 4, अब कोई भी संख्या हम समुच्चय के अंदर डबल नहीं लिखते, ये 4 4 हो गया। अब इसके बाद एक और संख्या बची, देखिए 80, 80 की संख्या के भी अंकों का योग क्या है हमारा 8 हो जाएगा, 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा। और ये क्या है हमारी 100 से यानी कि 10 से 2 अंकों की संख्या दी है, तो यहाँ पे हम समुच्चय इक्वल टू सी इक्वल टू लिखेंगे 17, कमा 26, कमा 35, कमा 44 और कमा 71, और ये हो जाएगा जाकर 62, कमा 53। ठीक है, आगे पीछे हो जाएंगे उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राष्ट्र रूप हो जाएगा 17, 26, 35, 44, 71, 62, 53 और 80। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 4 में इन्होंने ये कहा है एक्स जेड एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, डी इक्वल टू मान लीजिए सर, इन्होंने ये कहा है एक्स जेड एक्स एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो 60 की भाजक है, जो संख्या है जो 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है। ठीक है, यहाँ पे ये मंजिला कोष्टक है, समझ जाना। ठीक, अब देखिए 60 की भाजक बोल दिया, अब पहले तो 60 की भाजक निकाल लो। पहले तो 60 की जब भाजक संख्या निकालेंगे देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद हमारा आएगा 10, 8 तो 8 का तो भाग जाएगा नहीं, 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 30, अब 30 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 60। तो ये तो हो गई क्या हमारी 60 की भाजक संख्या, क्या हो गई हमारी 60 की भाजक संख्या। अब इन्होंने ये कह दिया है एक ऐसी अभाज्य संख्या बोला है, क्या बोला है, अभाज्य संख्या। जब अभाज्य संख्या बोला तो इसमें से हम अभाज्य काउंट करें, तो देखिए यहाँ से अभाज्य काउंट करेंगे तो 1 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई, तो यहाँ पे डी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 3 5। तो ये क्या हो गया जाकर हमारा राष्ट्र रूप हो गया, क्या हो गया राष्ट्र रूप। ये सारे बारे में क्या लिख रहे हैं राष्ट्र रूप। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अगला दे रखा है इन्होंने, ये कौन सा था 5वां, ये दे रखा है ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब ट्रिगोनोमेट्रिक दे रखा है हमने इसको मान लिया सेट ए है। ठीक, अब आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप ए लो बी लो कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये क्या लगेंगे सारे सारे जब अभी लेंगे कोई भी अब हम 2 बार नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेंगे 2 बार नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने टी मान लिया, टी के बाद आर मान लिया, उसके बाद आई मान लिया, उसके बाद जी मान लिया, उसके बाद ओ मान लिया, उसके बाद एन मान लिया। अब देखिए फिर से ओ आ गया, तो 2 ओ लिख सकते हैं, लिख चुके हैं तो इसलिए दोबारा से ओ नहीं लिखेंगे। उसके बाद एन, उसके बाद ई लिख चुके, टी भी लिख चुके, आर आर लिख चुके, वाई नहीं लिखा है तो वाई। तो ये क्या होगा जाकर हमारा ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो शब्द है उसके क्या है ना अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है बेटर दे रखा है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इन्होंने दे रखा है बेटर, यही लिखा है ना, हाँ बेटर, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक, अब बेटर बेटर का जब लिखेंगे हमने इसको मान लिया, चलिए कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लिया सी हमने सेट मान लिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जाकर इसको लिखेंगे बी, बी के बाद ई और इसके बाद टी। अब ये डबल टी नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखा जाएगा, उसके बाद ई ये भी लिख सकते, बचा क्या, तो ये हो गया हमारा इसका बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हो गया। ठीक है, अगला देखिए, देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक, 3 हो गया,
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है कि समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो। इन्होंने ये कहा है समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो। समुच्चय निर्माण, अब देखिए समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे। ठीक, क्या दे रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, हमको दे रखा है 3,6,9,12। अब इसको हमको किस तरीके से लिखना है, जैसे इन्होंने ये दे रखे थे ना, इसी तरीके से, जैसे इन्होंने ये दे रखे हैं ना, इसी तरीके से लिखना है। इनको मंजिला कोष्ठक में बंद कर देना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इनको कैसे लिखेंगे। ये देखिए जितनी भी संख्याएं लिखें ये सारी सारी क्या है, हमारी तीन की गुणज, क्या है, हमारी तीन की गुणज है। तो यहाँ पे हमने मान लिया इसको सेट ए है, क्या मान लिया, सेट ए है। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स दैट एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, तीन का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे तीन का एक बार गुणा किया 3 आया, तीन का 2 बार गुणा किया 6 आया। इसी तरीके से हम क्या है, देखिए 1 2 3 4 करके गुणा करते चले जा रहे हैं और हमारे ये नंबर प्राप्त हो जा रहे हैं। लेकिन कहाँ तक है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ तक है, सिर्फ 12 तक ही तो है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स दैट एक्स बराबर हो जाएगा 3n। क्या हो जाएगा, 3n, यानी एक्स हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 3n, यानी 3 के गुणज है। अब यहाँ पे n क्या दे रखा है, n दे रखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N। स्मॉल n का मतलब ये होगा गुणांक, और कैपिटल N का मतलब ये क्या है, हमारी प्राकृत संख्या। और यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पे x क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, हमारा एक बार गुणा किया तो 3 आया, तो यानी x का जो मान है, यानी n का मान, x का नहीं n का मान, n का मान कहाँ से बिलोंग करेगा, एक से लेकर के 3 4 बार लिखेंगे ना। देखिए 3 गुणा 4 बराबर 12, तो n का मान पहले एक रखा, फिर एक से ऐसे लिखते चले आए कहाँ तक, 4 तक। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जाकर के हमारा एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। हमारा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3n, यानी कि 3 का गुणज। और n क्या है, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। और n बिलोंग्स कहाँ से आ रहा है, हमारा जो भी हमने मान रखे हैं। तो देखिए यहाँ से एक से लेकर जब हम 4 तक मान रखेंगे तो क्या हमारा ये सेट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जब n इक्वल टू बन रखा तो 3 आ गया। जब यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे 12 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। देखिए अगला क्वेश्चन, चौथे का पहला हो गया, चौथे का दूसरा देखिए। चौथे का दूसरा, दूसरे में इन्होंने ये कह रखा है, क्या कह रखा है, देखिए 2 4 8 16 32। क्या दे रखा है, 2,4,8,16 और 32 ये दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है ये। अब ये देखिए कहीं ना कहीं ये क्या है, 2 की पावर बढ़ती चली जा रही है, 2 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। तो इसको लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे सेट इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स बराबर लिखा जाएगा 2 की पावर n। देखिए क्यों लिखा जाएगा, क्यों हम क्या करेंगे, n इसलिए करेगा, हम n की वैल्यू क्या हमारी प्राकृतिक संख्या को डालते चले जाएंगे और हमारी वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू स्मॉल n बिलोंग्स टू n। समझ में आ गया। यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल n क्या है, कैपिटल N, यानी जो भी हमारे जब n की वैल्यू डालेंगे क्या डालेंगे, प्राकृतिक संख्या डालेंगे, क्या डालेंगे? प्राकृतिक संख्या डालेंगे। जब प्राकृतिक संख्या डालेंगे और n का जो भी मान है, n का जो भी मान है वो कितना हो जाएगा जाकर के, यहाँ पे 1 डालेंगे, 1 के बाद 2 डाला, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे डालते चले जाएंगे और कहाँ तक, 5 तक डालेंगे, कहाँ तक डालेंगे, 5 तक डालेंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा जाकर के, हमारा ये सेट निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे n इक्वल टू 1 डाला तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 डाला तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 बराबर 4। इसी तरीके हम n इक्वल टू जब हम 5 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। तो बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन। अगला देखिए, देखते हैं, तीसरा हो गया। तीसरे के बाद देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन नंबर इन्होंने दे रखा है, दूसरा था तीसरा, देखिए तीसरा इन्होंने ये दे रखा है 5 25 125 और 625। अब ये भी देखिए बिल्कुल इसी तरीके से रखा है, ये क्या है हमारा 5 की घात है, क्या है 5 की घात है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स बराबर इसको लिखेंगे 5 की पावर n।
क्या लिखेंगे 5 की पावर n। जब 5 की पावर n लिखेंगे और n क्या होगी, जो भी हमारी होगी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। स्मॉल n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। जो भी हमारी n क्या होगी, प्राकृतिक संख्या रखेंगे जाकर के। अब जब प्राकृतिक संख्या रखेंगे, अब n का जो स्मॉल n का मान है वो कहाँ तक, देखिए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा जाकर के। अब देखिए यहाँ पे जब हम n का वैल्यू 1 रखेंगे 5 मिलेगा, 2 रखेंगे 25 मिलेगा, 3 रखेंगे तो हमारा 125 मिलेगा, 4 रखेंगे कहाँ रखेंगे हमारा 625 मिलेगा। तो n की वैल्यू कहाँ तक बिलोंग कर रही है, 4 तक, और कहाँ से लेकर 1 से लेकर। अब देखिए यहाँ पे कोई अगर ऐसा लिखना चाहे पूरा का पूरा सेम ऐसा ही, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू अगर ये कर दे, अगर ये चिन्ह बराबर का ना लगा कर यहाँ पे 5 लिख दे और यहाँ पे 0 लिख दे, तो ये भी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो और करके अगर और कोई लिखना चाहे तो ये सेम ऐसे ही उतार ले, और यहाँ पे अगर ये बदल के लिखना चाहे तो यहाँ पे 0 और ये 5। इसका मतलब ये हो गया हमारा जो n की वैल्यू लिखेंगे वो 0 और 5 के बीच की मिल जाएगी। क्या ले जाएगी, 0 और 5 के बीच की मिल जाएगी। अगला देखिए, अगला देखिए इन्होंने देखा है 2 4 6, इन्होंने दे रखा है अगला 2, 4, 6 और डेट डेट लगा दिया। अब इसका लिखना है क्वेश्चन नंबर ये 4। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है 2 4 6, ये क्या दे रखे हैं, हमारी सम संख्या है। क्या दे रखे हैं, सम संख्या है। तो यहाँ पे लिखे हमने मान लिया इसको डी मान लिया है, कुछ भी मान लिया साइड को, तो ये हो जाएगा एक्स डेट एक्स एक सम संख्या है, एक सम संख्या है एक। ठीक है, ये क्या हमारा सम संख्याओं का, तो ये क्या हुआ है, इसके अलावा और कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो सम संख्याओं क्या हो जाएगा, ये अनंत है। ये क्या है, सारी बात हमारी सम संख्या है। अगला देखिए यहाँ पे, अगला इन्होंने कहा है अगला देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। 5 में इन्होंने ये कहा 1, 4, 9, 1, 4, 9 और ये डेट दे रखा है इन्होंने कहा 100 दे रखा है। क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे सारे क्या लिखे हैं, हमारे वर्ग लिखे हैं। क्या लिखा हुआ है, वर्ग। क्या लिखा हुआ है, वर्ग। तो यहाँ पे इनको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमने इसको मान लिया ये सेट मान लिया, तो इसको लिखेंगे एक्स दैट एक्स। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू लिखेंगे एन स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर ही क्यों कर रहे हैं, एन का मान क्या हमारा प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लेंगे, हमारे ये क्या है वर्ग, तो वर्ग को क्या लिखेंगे एन स्क्वायर। एन क्या है हमारा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और क्या है, एन की वैल्यू देखिए यहाँ कहाँ से हमारी बिलोंग कर रही है, एक तो एक है और दूसरा क्या है हमारा 10। तो यहाँ पे लिखेंगे एन 10 लिखेंगे और ये एक लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई और दूसरा दूसरा वाला आंसर देना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, जाकर के एक्स बराबर एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू एन कॉमन। अब ये बताया, देखिए यहाँ पे एक का साइन ना लगाएं तो एन 11 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। बात समझाएं? इसका मतलब ये हो गया एन का मान क्या है, 0 और 11 के बीच नहीं रख सकते, बराबर नहीं, तभी हमको ये सेट प्राप्त होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उन्होंने ये दे रखा है, हाँ 5वां क्वेश्चन है। हाँ, इसके सारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में इन्होंने ये कहा है समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। इन्होंने ये कहा है समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करो। ठीक है, समुच्चय के सभी अवयवों को यहाँ पे अपनी किताब में देख लेना। ठीक है, सूचीबद्ध करना क्या है, इन्होंने देखिए क्या दे रखा है, इन्होंने ये कहा है पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। बात समझ में आ गई। अब इन्होंने जब ये विषम प्राकृत संख्या की बात कर दी, क्या कर दी, विषम, और जो भी हमारी विषम संख्या, इन्होंने सीधा कहने का मतलब यही है, राष्ट्र रूल लिखा है। क्या लिखा है, राष्ट्र रूल। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाकर हमारे विषम संख्या में 1 3 5 7, और देखिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो इसलिए
हमारा ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इन्होंने दूसरा क्या क्या रखा है। दूसरा इन्होंने ये कहा है एक्स एक पूर्णांक है। देखो इन्होंने ये कह रखा है, हमने इसको मान लिया 20 दे रखा है। इन्होंने ये कहा है एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और इन्होंने कंडीशन दे रखी है एक्स का मान जो माइनस के 1/2 से लेकर के और 9/2 तक। इन्होंने ये दे रखा है एक्स का जो मान है 9/2 दे रखा है, और इधर दे रखा है माइनस के 1/2। क्या दे रखा है? माइनस का 1/2। इसमें हमको निकालना है रास्टर रूप। देखिए कैसे लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो नंबर लाइन भी चेक कर लें आकर हमारा माइनस के 1/2 से लेकर 9/2 कहाँ पे है। ये हो गया 0, 1, 2, 3 और 4। 9/2 का मतलब ये हो गया हमारा 4.5। क्या हो गया जाकर 4.5। यहाँ पे 5 मान लें तो 9/2 कहाँ पे होगा? 9/2 कहाँ पे होगा? अब माइनस का 1/2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे माइनस का 1/2 ये वाला, और यहाँ पे होगा माइनस के 1, और इधर माइनस के 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हमको माइनस के 1/2 और 9/2 के बीच में हमको क्या लिखना है? पूर्णांक संख्या लिखना है। तो जो इनके बीच में, तो माइनस का 9/2 का तो 1/2 का मतलब कहाँ हो गया? हम यहाँ पे हैं। उसके बाद 9/2 क्या है? 9/2 का मतलब क्या होगा? 4.5। क्या होगा? 4.5। तो इसको लिखेंगे हमारा b इक्वल टू आ जाएगा, इनके बीच में जो भी संख्या है उनको सभी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। यही क्या होगा हमारा आंसर। समझ में आ गया? जो कंडीशन दे रखी है उसको फुलफिल होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो इन्होंने ये कहा रखा है कि ए इज इक्वल टू, यानी कि हमारा तीसरा सवाल दे रखा है। ए इज इक्वल टू हमने मान लिया एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और कंडीशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। इन्होंने कंडीशन दे रखी है एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। ठीक, अब जो कंडीशन दे रखी है इसको फुलफिल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो भी मान है उनका मान क्या होना चाहिए? 4 से कम। क्या होना चाहिए? 4 से कम होना चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 से कम, और इन्होंने जब पूर्णांक बोल दिया तो हमने मान लिया कि 4 से कम क्या होगा जाकर, एक पहले तो 4 हो गया, 4 के बाद और ये स्क्वायर भी होना चाहिए। 4 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो 4 के बाद देखिए यहाँ पे स्क्वायर कौन सा होगा? 4 से कम कौन सा है? एक। 4 से कम कौन सा है? एक है। उसके बाद क्या है? 0। उसके बाद क्या है? 0। अब देखिए यहाँ पे जो भी वर्ग है, वर्ग हमारे देखिए 0 का वर्ग 0 ही हो जाएगा, 1 का 1 और 2 का कितना हो जाएगा? 4। तो हम ऐसी कौन सी संख्याएं पुट करें जो कि हमको ये स्क्वायर लाकर ये मिल जाए, जिसका मान 4 या 4 से क्या हो जाए? कम हो जाए। देखिए यहाँ पे इनका वर्ग करेंगे तो 0 ही रहेगा, एक का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा जा करके। पहले तो हमको ये पता चले आखिर ये वर्ग होंगे वो कौन कौन से होंगे? ये होंगे, यानी 4 पहले देखिए। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो देखिए 4 से छोटी संख्या, जैसे मान लिया हम एक्स के मान क्या क्या रखेंगे? एक तो माइनस का 2 रखेंगे तब भी हमारा क्या मिल जाएगा? 4। माइनस का 1 रखेंगे तो एक का स्क्वायर किया तो हमका क्या मिल जाएगा? 1। 0 रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 मिल जाएगा। उसके बाद माइनस से फिर से आप क्या रखेंगे? 1। 1 रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा? जाकर एक का स्क्वायर करेंगे 1, इसका मान क्या हो जाएगा? 4 से छोटा। जब 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो 4 क्या होगा? इसके बराबर है या इससे छोटा। अब इधर देखिए इसका भी देखिए, अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन आ गई। -2 रखा तब भी हमारा मान इसके बराबर हो जाएगा। माइनस का 1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मान इससे छोटा होगा तब भी कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है। 0 रखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये भी कंडीशन क्या होगी? फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जब हम समुच्चय रूप से कितना हो जाएगा हमारा? -2 -0 और बात समझ में आ गई? देखिए यहाँ पे जो भी हमारी क्या हमारी 5 संख्या है जिनका हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे 4 के बराबर आएगा, या 4 क्या आएगा? कम आएगा। तो हमारा ये क्या होगा? समस्या ये होगा। ठीक है, जो भी हमारे एक्स के मान है सारे सारे ये हो जाएंगे। अगला देखिए इन्होंने ये कहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। हमने मान लिया इसको डी समस्या दे रखा है। इन्होंने ये कहा है एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। एक्स लॉयल, LOYAL, LOYAL
शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है, एक। ठीक। अब देखिए यहाँ पे जब वही जो लोअर हमने क्या रखा है, अभी ट्रिग्नोमेट्री का बताया था, वेक्टर का बताया, बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। तो डी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे, एल ओ बाई और ए। अब एल दोबारा से नहीं लिखेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा जाकर के, एल ओ बाई और ए। ठीक है। अगला देखिए, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या इसमें कमेंट में लिख दे, तो उसको हम दोबारा से अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने ये कहा है, हमने इसको मान लिया, कोई भी सेट मान लीजिए, ई मान लीजिए या डी मान लीजिए। तो इसमें इन्होंने ये कहा एक्स दैट एक्स, वर्ष का एक ऐसा महीना, वर्ष का एक ऐसा महीना, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। इन्होंने ये कहा है वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं, 31 दिन नहीं आते हैं। ठीक। वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें क्या है, 31 दिन नहीं आते हैं। तो जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं उनको छोड़ दो, दिन आते हैं उनको छोड़ दो, जिनको नहीं आते उनको लिख लो। तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा, एक तो हो गया फरवरी, एफ ई बी लिख दीजिए। ठीक है। फरवरी के बाद मार्च, मार्च में आते हैं उसको छोड़ देंगे। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई में आते हैं उसको छोड़ दिए, अप्रैल मई, मई के बाद जून, जुलाई को छोड़ देंगे, अगस्त को छोड़ देंगे, सितंबर, अक्टूबर छोड़ देंगे, इधर नवंबर। तो जितने भी हमारे क्या 31 दिन को छोड़कर जितने भी महीने हैं, उनके सारे सारे क्या हमने लिख दिए। ठीक है। तो ऐसे कितने हमारे 5 महीने हैं जिसमें क्या है 31 दिन नहीं आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने, एफ इज इक्वल टू दे रखा है, हमने मान लिया इसको कोई सेट मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है। इन्होंने क्या है, एक्स दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है, एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है। क्या है, एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है। और इन्होंने क्या रखा है, कंडीशन दे रखी है जो के से पहले आता है। इन्होंने कंडीशन ये दे रखी है, व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आता है। यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी देख ले रहे हैं, इसका हम समुच्चय लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, तो जितने भी व्यंजन हैं, और वो भी क्या होना चाहिए, जितने से पहले के वाले पहले वाले हैं, तो वो क्या क्या सारे सारे लिख देंगे। इसमें से हम स्वरों को छोड़ देंगे। उन्होंने ऑलरेडी यही कह दिया, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, व्यंजन है। और उससे भी जो क्या कंडीशन दे रखी है, जो के से क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ए नहीं लेंगे, ए नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा जाकर बी, कमा सी, कमा डी, ई नहीं लेंगे, एफ, जी। अब इन्होंने जब व्यंजन की बात कर दी है, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर यहाँ पे जो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्मॉल लिख दिया। अगर इसे कोई कैपिटल में लिखा है, कैपिटल में लिख सकता है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ये कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला क्या रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है हमारी, छोटी भी लिखी जाती है, बड़ी भी लिखी जाती है। ठीक है। तो जी की बाद एच, एच के बाद आई नहीं लेंगे, जे। अब देखिए जे के बाद के आता है, बस यहीं छोड़ देंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसे लिखना चाहता है तो ये बी, कमा सी, कमा डी, कमा एफ, ये हो जाएगा जी, कमा एच और कमा जे। बात समझ में आ गया, तो ये हो गया जाकर के हमारा आंसर। ठीक है। इतना समझना है। अगर कोई हमारा डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर में लिखना। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स। अपने जो भी हमारे बच्चे हैं, जो आपके सहपाठी हैं, अपने जूनियर्स हैं, उनको आप भेजिए, तो उनका फायदा मिलेगा। ठीक है। सारे हम क्लासेस का फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे, और कोशिश हम यही करेंगे आपको अच्छी से अच्छा कंटेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो।